हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विज़र्ड। इस चैनल के ऊपर आपको बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, वो नॉलेज जो आने वाले किसी भी टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रोविंस और किसी भी टेक्स्ट बुक से ताल्लुक़ रखता हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैनल के ऊपर आपको बायोलॉजी की हर एक इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, जिसको आपने डेली बेसिस पे समझना है। और अगर आप अपनी बायोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है आप लोगों के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम अपने लेक्चर की तरफ चलेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर होगा जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैनल के ऊपर, दैट विल बी द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। आपने नाम सुना होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। ये जो चैप्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। देखिए, ज़्यादातर आप जिस भी चैप्टर को पढ़ने जाते हैं उस चैप्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। मतलब कि उसका इंट्रोडक्शन जो होता है किसी भी चैप्टर का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं क्या। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक सवाल लिखूँगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन आई विल बी राइटिंग अबाउट। वो एक सवाल है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट इज़ व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। समझिएगा ये कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं क्या। ये एक सवाल है आपके सामने, और अगर आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पता नहीं है तो आने वाले चैप्टर के अंदर और आने वाले टॉपिक के अंदर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी जो लेक्चर होगा इस चैप्टर के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समझने की है, इस चैप्टर को कहा जाता है ABC ऑफ बायोलॉजी। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि भाई ये है ABC ऑफ बायोलॉजी। सही है? क्यों? क्योंकि आप बायोलॉजी में जिस भी जगह पे देखेंगे इस चैप्टर का जिक्र लाजमी आएगा, और इस चैप्टर के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, अगर आप बायोलॉजी को अच्छे समझना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप आगे एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे फिर भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जिक्र आएगा। सेल का चैप्टर देख रहे हैं फिर भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जिक्र आएगा। आप किसी भी चैप्टर के अंदर चले जाएं आपको ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हर जगह पे मिलेगा। तो इसीलिए इसको ABC ऑफ ABC ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। सो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सोल्व करना है भाई इसको। तो हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? देखें, इसका आंसर हो सकता है कि समझिएगा इस चीज़ को, द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल विच आर फाउंड इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में आपको मिले, उन मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये पहले ये माना जाता था कि भाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं, लेकिन फिर देखा गया कि हम इनको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। तो इसी वजह से आपने एक ही डेफिनेशन याद रखनी है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं क्या। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी दुनिया के अंदर जानदार है ना, उनकी बॉडी ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बनी है। देखें, हम जानदार की अगर बात कर रहे हैं तो वो बैक्टीरिया से स्टार्ट हो रहा है,
फिर वहाँ से लेते हुए आप जाएंगे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन तक, सबकी बॉडी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के, आपके बोर्ड एग्जाम में या एमडी कैड में कहीं पे भी छोटा सा ये कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे ये सवाल आता है कि सर आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स तो बता दिया हमें, चलो ये समझ में आ गया कि ये जानदार की बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं क्या, कौन से केमिकल है जिनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा 4 चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स, आपने नाम सुना होगा प्रोटीन्स का, 9 मेट्रिक, बहुत सारी जगहों पे आपने नाम सुना होगा। प्रोटीन्स के बाद सेकेंड हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट्स, इसका भी जिक्र आपने बहुत सारी जगहों पे आपने सुना होगा। इसके बाद तीसरा हमारे पास होता है लिपिड्स, और फिर हमारे पास आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो 4 केमिकल्स हैं ना, यहाँ 4 ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको कहा जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या तो इन 4 कंपाउंड से या 4 इन मॉलिक्यूल से बनते हैं या इनकी कोई कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि भाई लिपोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन, एंड ये जो चीज़ें हैं ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाती है। ये भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। तो कहाँ तक हमने समझ लिया, हमने समझा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ ली हमने कि भाई वो मॉलिक्यूल्स जो जानदार की बॉडी में पाए जाएं या वो मॉलिक्यूल जो जानदार की बॉडी बनाए उससे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो जानदार की बॉडी में आपको मिलेंगे। हाँ, जानदार की बॉडी में पानी भी आपको मिलेगा, जानदार की बॉडी में विटामिन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो है ना हमेशा कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है जो कि आपके जहन के अंदर होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर आप जितने भी जानदार देखते हैं, अब जितने भी जानदार देख लें दुनिया के अंदर, सपोज़ मैं एक यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता हूँ, सपोज़ सो ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सही है। सो दिस इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ना, आपने पढ़ा होगा 9th या मैट्रिक के अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ये है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया के अंदर, लेकिन हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर आप इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है ऑर्गन सिस्टम से। याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ, ये 2 हो गया, ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे ना, आइदर इट इज़ फिश और गॉट और कोई वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखेंगे ना तो वो ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, ज़्यादातर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये कहानी, ये ह्यूमन से इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए आपका ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनते हैं। जैसे कि देयर आर 13 to 14 ऑर्गन सिस्टम, याद रखिएगा 13 से मतलब कि 13 से 14 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप ऑर्गन सिस्टम अगर देख लेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है नर्वस सिस्टम। आपने नर्वस सिस्टम का नाम सुना होगा, और इसका पावरफुल जो ऑर्गन होता है वो होता है ब्रेन। और इसके अलावा आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम का नाम सुना होगा, पावरफुल इसका ऑर्गन होता है हमारे लंग्स। और इसके अलावा आपने सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम सुना होगा, इसका जो पावरफुल ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ये इससे बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। तो 13 to 14 ये सिस्टम पाए जाते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन की या किसी भी जानदार की कंप्लीट एक बॉडी बनाते हैं, ये याद रखिएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर आपने ऑर्गन सिस्टम तो बता दिए, क्या ये ऑर्गन सिस्टम भी आगे किसी चीज़ से बने होंगे? तो बिल्कुल सही है। आप नर्वस सिस्टम को देख लें तो ये ज़्यादातर आपको ब्रेन और ब्रेन के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्पाइनल कॉर्ड का नाम आपने सुना होगा, कुछ नर्व्स होती हैं वगैरह वगैरह, इनसे ये मिलके बनता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम को आप देख लें, आप ट्रेकिया का नाम सुना होगा आपने, जो विंड पाइप होता है हमारा। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा लंग्स जो होते हैं वो। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखना, हमारे आर्टरीज़ वगैरह ये जो वीन्स वगैरह हो गई वो, हमारा हार्ट जो हो गया वो। तो कहने का मतलब जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑर्गन से मिलके बनते। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारे पास
ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम आगे जाके किस चीज़ में, मतलब ऑर्गन सिस्टम कौन सी चीज़ से बनते हैं, ये थर्ड नंबर यहाँ पे मैं दूंगा। ऑर्गन सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन्स, ये याद रखिएगा। ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन से मिलके बनते हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि स्पाइनल कोड, ब्रेन आपस में मिलेंगे तो वो कोई एक काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, तो वो अपना नर्वस सिस्टम बनाएंगे। आप आर्टरीज, हार्ट को देख लें, वो आपस में मिलेंगे तो वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे। मतलब कि ऑर्गन्स मिलके हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जब एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो वो एक जानदार बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर रखना है आपने कि भाई ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऑर्गन्स भी कोई ना कोई चीज़ से बना होगा। तो याद रखिएगा जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज़ से। आप अगर ऑर्गन्स को देखेंगे तो ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज़। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से नीचे की तरफ इसीलिए जा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कितना ज़रूरी है। तो इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से मिलता है और मिलके बनता है। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनते हैं, और ऑर्गन्स बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे तो किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर आपको ऐसे सेल मिलेंगे। यू विल फाइंड द सेल लाइक दिस। किसी भी जानदार की बॉडी में आपको ऐसे सेल मिलेंगे। अगर गौर से देखेंगे तो ये सब के सब सेल मैंने एक जैसे बनाए। तो ये जो सिमिलर सेल होते हैं ना, ये जो सिमिलर सेल्स होते हैं, ये सिमिलर सेल्स जब आपस में कंबाइन करेंगे, सिमिलर सेल्स कंबाइन, दे फॉर्म टिश्यूज़। याद रखिएगा, जब ये सिमिलर सेल्स आपस में मिलेंगे ना तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होगा टिश्यूज़। तो हमारे टिश्यूज़ कौन बनाते हैं, सिमिलर सेल्स। तो इवेंचुअली बात पहुंच गई सेल के ऊपर, मतलब कि जितने भी जानदार है दुनिया के अंदर वो एक पर्टिकुलर एंटिटी से बनते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसको आप नाम देते हैं सेल का। ये सेल जो होता है उससे ही बनते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बनते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखें, हम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की तरफ आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लार्जर लेवल से स्मॉलर लेवल की तरफ आ रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, तो सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं, और सिमिलर सेल्स में हमने एक सेल को बाहर निकाला तो हमें पता चला कि भाई एक सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि कोई ना कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं इनको कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। याद रखिएगा, तो सेल खुद किस चीज़ से बनाए, सेल के ऑर्गेनल से बनाए। याद रखिएगा, सेल खुद सेल के ऑर्गेनल से बनाए। तो ये जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, ये जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, ये हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनल है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सेल के ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, ये सेल ऑर्गेनल है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना होगा, गोल्जी बॉडीज़ का नाम सुना होगा। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये छोटे छोटे हमारे पास मौजूद है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल भी तो कोई ना कोई चीज़ से बना होगा। तो याद रखिएगा, जो सेल ऑर्गेनल होता है जिस चीज़ से बनता है उससे आप नाम देते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो गौर से देखें तो वही कॉन्सेप्ट आ गया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। भाई इन मॉलिक्यूल्स के बजाय, मतलब इस मॉलिक्यूल्स के बिना आपकी बॉडी बन ही नहीं सकती, जानदार बन ही नहीं सकता भाई ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो गौर से अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वही हैं अल्टीमेट हमारे पास कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जानदार हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बने। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। तो हमें समझना है अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये बायोकेमिस्ट्री है। इन बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, क्योंकि ये आपके बुक के अंदर ये एक वर्ड लाजमी बताया गया है, तो इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि भाई है क्या ये बायोकेमिस्ट्री। तो याद रखिएगा, आपके बुक की जो डेफिनेशन है उस बेसिस पे हम कहेंगे कि ये क्या होती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
which explains the biochemical basis of life is called as biochemistry। तो याद रखिएगा, is called as biochemistry। तो आपका जो बुक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध टेक्स्ट जो आपका है वो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको कैसे बता रहा है? वो बता रहा है कि भाई वो ब्रांच बायोलॉजी की जो कि एक्सप्लेन करती है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, उसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा आप अगर इसको एक और तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो इसको एक और तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस occurring in living organisms। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वाइटल प्रोसेस हो रहे हैं, उनकी स्टडी भी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। अभी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे वो बायोकेमिस्ट्री नहीं भाई। तो वाइटल प्रोसेस उनके बारे में, और केमिकल सब्सटेंसेस का मतलब है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये है बायोकेमिस्ट्री, और इसकी दो डेफिनेशंस हैं जो कि हो सकता है किसी टेस्ट के अंदर आपसे पूछा जाए इसके बारे में। तो आपने ये दोनों यहाँ पे क्लियर रखनी है इसके कॉन्सेप्ट। एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझानी है आपको कि वाई डू वी स्टडी, एक सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन, वाई डू वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री। भाई हम क्यों पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री? कब से हम बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं? हमको ये तो पता होना चाहिए कि भाई बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हमें क्या मिलता है भाई बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से? तो याद रखिएगा, आपके बुक के हिसाब से हम इसको समझेंगे। कुछ रीजंस हैं जो कि आपके बुक के अंदर बताए गए। ये पूरा लेक्चर देने के बाद हम बुक को रीड करेंगे, यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे रीडिंग से। लेक्चर दूंगा मैं आपको, फिर बुक के अंदर चलेंगे और बुक के जो लाइनें हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बतानी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। फर्स्ट से लेके पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जो लिंक MCQs आते हैं वो भी आप सोल्व कर पाएंगे इसको इजीली। तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल चीज़ यहाँ पे। तो वाई डू वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री, हम क्यों स्टडी करते हैं? नंबर वन इसका आंसर अगर आप देंगे तो इसके आंसर के अंदर आपने लिखना है नंबर 1, हम बायोकेमिस्ट्री इसीलिए पढ़ते हैं, इट प्रोवाइड्स, समझेगा कॉन्सेप्ट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, याद रखिएगा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट all the processes occurring in living organism के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? बायोकेमिस्ट्री। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं भाई। देखिए अभी अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दूं, देखिए ये हमारे पास कोई भी जानदार है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पर्टिकुलर एंटिटी से बनते हैं। उसके अलावा से जो है ना वो जानदार बनेगा नहीं, और वो जो पर्टिकुलर एंटिटी होता है उसे कहा जाता है सेल। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है सेल से। तो याद रखिएगा। तो आपको पता है सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाया जाता है DNA, और DNA अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है RNA को, और उस RNA को कहा जाता है mRNA, और वो जाता है और वो जाने के बाद बनाता है प्रोटीन। तो mRNA प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है, और ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है mRNA, वो नॉर्मल फंक्शन है हमारे सेल का, हमारी बॉडी का। तो ऐसे टाइप के जितने भी नॉर्मल फंक्शन हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? बायोकेमिस्ट्री।
तो नॉर्मल, अच्छा मैं यहाँ पे ये बात लिखूंगा, ये इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल फंक्शन, ऑल फंक्शंस का मतलब, ऑल प्रोसेस का मतलब नॉर्मल फंक्शंस। तो बायोकेमिस्ट्री आपको इन्फॉर्मेशन देता है हमारे बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी नॉर्मल फंक्शंस है उनके बारे में। तो कॉमन सेंस की बात है, तो आपको नॉर्मल फंक्शंस के बारे में पता होगा तो एबनॉर्मल ऑटोमेटिकली पता होगा। तो सेकेंडली ये क्या करता है, सेकेंडली इट प्रोवाइड्स, ये याद रखिएगा, सेकेंडली इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, एबनॉर्मल फंक्शंस या प्रोसेसेस ऑफ बॉडी, एबनॉर्मल फंक्शंस और प्रोसेसेस ऑफ बॉडी। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर बायोकेमिस्ट्री आपको नॉर्मल फंक्शंस बता रहा है, मतलब कि जो भी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है एबनॉर्मल भी फंक्शन वही बताएगा ना। तो आपके पास नॉर्मल फंक्शंस की एबिलिटी मतलब कि नॉलेज होगी तो फिर आप मालूम कर पाएंगे ना एबनॉर्मलिटी क्या है भाई, तो वो भी बायोकेमिस्ट्री आपको बताता है। अभी कॉमन सेंस है, एबनॉर्मलिटी का मतलब है डिजीज़, एबनॉर्मलिटी का मतलब है कोई ना कोई डिजीज़। अगर आपको डिजीज़ का पता है तो कॉमन सेंस से आप उसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे। आपको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मल फंक्शन आपको पता है तो आपको एबनॉर्मल भी पता होंगे, आपको ट्रीटमेंट पता होगी तो आप उसकी मेडिसिन्स भी बना सकते हैं। ये समझिएगा, आप उसकी मेडिसिन्स भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री बता रहा है भाई आपको। बायोकेमिस्ट्री आपको नॉर्मल फंक्शंस बता रहा है, बायोकेमिस्ट्री आपको एबनॉर्मल फंक्शंस बता रहा है, डिजीज़ बता रहा है और ट्रीटमेंट भी बता रहा है, और उस ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन्स क्या रिक्वायर्ड होंगी वो भी आपको कौन बताएगा, बायोकेमिस्ट्री। चलें जी, देखिए हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम जब मेडिकल के अंदर लेते हैं ना दाखिला, मतलब कि जब आप FSC के अंदर आ जाएंगे, मतलब कि फर्स्ट ईयर के अंदर आते हैं ना, तो वहाँ पे एक होता है कि भाई आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, तो हम जाते हैं प्री मेडिकल के अंदर। तो भाई हम प्री मेडिकल के अंदर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें बनना होता है MBBS डॉक्टर। मोस्टली 90% 95% स्टूडेंट्स का यही शौक है भाई MBBS करना है। तो भाई आपको पता है जो MBBS डॉक्टर होता है ना, उसके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है बायोकेमिस्ट्री की। आप जाइएगा इंशाल्लाह, आप लोग जो है ना वो बायोलॉजी पढ़ेंगे यहाँ से मेरे चैनल से, और इसके बाद इंशाल्लाह आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे MBBS के अंदर। तो वहाँ पे आप याद रखिएगा मुझे, तो बायोकेमिस्ट्री जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप MBBS में जाएंगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री तो है जो कि ये सारी नॉलेज आपको जो है ना वो बताता है। तो किसी भी MBBS डॉक्टर के पास एक बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा फिजियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, और तीसरा फार्माकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है ड्रग्स की स्टडी। इन 3 चीज़ों की अगर आपको नॉलेज है ना किसी भी MBBS डॉक्टर को, तो वो सबसे अच्छा MBBS डॉक्टर है भाई। तो आप गौर से देखें, तो ये तो बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, बाकी आगे फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आएगा तो बता दूंगा आपको। तो क्यों ज़रूरी है भाई बायोकेमिस्ट्री, एक तो आपको नॉर्मल फंक्शंस बताता है वो, और एक एबनॉर्मल फंक्शंस बताता है। एबनॉर्मल फंक्शन मतलब डिजीज़ और बीमारियाँ पता चल गई ना आपको, तो आप बैठे बैठे ट्रीटमेंट कर लेंगे उसकी और उसकी मेडिसिन्स बना लेंगे। इसके अलावा तीसरी एक और चीज़ है जो कि बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प करता है, वो तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि बायोकेमिस्ट्री में हेल्प करता है अबाउट द रीसेंट कॉन्सेप्ट्स एंड रीसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो तीसरी चीज़ बायोकेमिस्ट्री किस में हेल्प करता है, दैट इज़ द रीसेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं कि भाई कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करें, कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाएं, वो रिसेंट कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन कौन देता है, बायोकेमिस्ट्री। भाई रिसेंट कुछ ऐसे सवाल थे, कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर्स हमारे पास नहीं था। अगर आप 80s 90s इस ज़माने के अंदर देखेंगे तो उनका आंसर हमारे पास नहीं था। आज हम उनको आंसर कर पा रहे हैं। पता है क्यों आंसर कर पा रहे हैं? आंसर बिकॉज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। कुछ ऐसे सवाल थे जिनका हमें पता ही नहीं था कि भाई ये क्यों है, ये क्या है। जैसे कि यहाँ पे कुछ सवाल आपके बुक के अंदर होंगे, मैं रीड कराऊंगा। जैसे कि हाउ डज़ द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल, सेल की ग्रोथ कैसे कंट्रोल हो रही है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी कैसे स्टोर होती है, और हमारे मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स कैसे बनाते हैं, और कैंसर कैसे बनती है, कैसे डेवलप्ड होती है बॉडी में। ये सवालों के जवाब नहीं थे हमारे पास, क्योंकि हमें बायोकेमिस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपर्ट
एक्सपर्ट नहीं थे, हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, रिसेंट कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें, नॉर्मल एबनॉर्मल फंक्शन, आज हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम उन सवालों के जवाब दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट होता है उसका नाम होता है बायोकेमिस्ट। याद रखिएगा, बायोकेमिस्ट कौन होता है? दैट बायोकेमिस्ट इज द पर्सन हु स्टडीज द बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट क्या करता है? वो फोकस करता है, फोकस हैविली अपॉन कौन कौन सी चीज़ों पे ये फोकस करता है? याद रखिएगा, बायोकेमिस्ट एक फोकस करेगा स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रोल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इन चीज़ों के ऊपर जो फोकस करता है बायोकेमिस्ट। एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी बिल्कुल ईजी है, हम रीड करेंगे बुक में से, और ये चैप्टर हर टॉपिक के बाद हम कुछ MCQ सोल्व करेंगे, और इस टॉपिक में से अगर MD में या किसी भी टेस्ट में कोई सवाल आ चुका है तो वो सवाल भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ये MCQs को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इजी चीज़ें हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में, पूरा चैप्टर ही बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो है, और इसके अंदर हम रीड भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको लेक्चर जो होगा वो डिलीवर किया जाएगा, यहाँ पे चैनल के ऊपर लेक्चर डिलीवर करेंगे, और उसके बाद आपको वहीं पे ही रीडिंग करवाई जाएगी। हम रीडिंग करेंगे बुक में से, रीडिंग फ्रॉम बुक, हमारे बुक में से रीड करेंगे, ताकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो सिर्फ लेक्चर से आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको रीड करने से आएगा, वो भी मैं यहाँ पे रीड करवाऊंगा। उसके बाद आपको कुछ MCQs सोल्व करवाना सिखाऊंगा मैं, MCQs का सॉल्यूशन करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि भाई MD के अंदर या किसी भी टेस्ट के अंदर जो भी सवाल आ चुके हैं, चाहे वो 2020 में है, 2021 में है, 22 में है, कभी भी जो सवाल आ चुके हैं उन सवालों को यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम मैंने आपको कहा कि जैसे हम लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम बुक की रीडिंग करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक की रीडिंग से ही आपके आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्योंकि कभी कभार बुक की वर्डिंग बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होती है जो कि समझना मुश्किल है। तो हम यहाँ पे बुक की रीडिंग करेंगे और अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने लेक्चर से बनाए वो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा आपको कमेंट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। तो मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में जो भी बताया था वो सब का सब इस पेज के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये बताया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। मतलब कि वो ब्रांच बायोलॉजी की जो कि बायोकेमिकल बेसिस के बारे में हमें बताए उसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ड्यू टू सम रीजन गिवन बिलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तीन चीजें याद रखनी है, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया। नंबर 1 नॉर्मल फंक्शंस, मतलब के जो नॉर्मल मैकेनिज्म्स हो रहे हैं सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, वो याद रखने। नंबर 2 उनके एबनॉर्मल मैकेनिज्म याद रखने। और तीसरा रीसेंट इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्नोलॉजीज। ये तीन चीजें बायोकेमिस्ट्री की वजह से हमें पता चलता है। तो हम यहाँ पे तीनों की चीजें यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। सो नंबर 1 पॉइंट ओवर हियर, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस carried out in the living organism from construction of body structures to flow of information from nucleus, especially DNA for enzyme और protein synthesis and control of all mechanism। ये हमें कौन बताता है? ये हमें बायोकेमिस्ट्री बताता है। इसी वजह से तो बायोकेमिस्ट्री को इंपॉर्टेंट ब्रांच कहा जाता है बायोलॉजी का। तो वो मैंने आपको लेक्चर के अंदर बता दिया, लेक्चर के अंदर कि डीएनए कैसे mRNA में कन्वर्ट होता है। mRNA जो होता है मतलब कि डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन mRNA को देता है, देन mRNA इज गोइंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में वो क्या बनाता है? प्रोटीन एंजाइम्स बनाता है। वो क्या है? नॉर्मल फंक्शन से। आपको नॉर्मल फंक्शंस पता होंगे तो कॉमन सेंस की बात है एबनॉर्मल फंक्शंस भी आपको पता चल जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रही है इस बुक के अंदर जो बताई गई है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स।
एबनॉर्मल मतलब क्या, बीमारी, विच लीड्स टू डिजीजेस। इट अल्टीमेटली ओपन्स डोर टू डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड टू इल्यूसिडेट दीज एबनॉर्मलिटीज। कॉमन सेंस से आपको नॉर्मल फंक्शंस पता है, आपको एबनॉर्मल भी पता होंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि डिजीज कैसे हो रही है, और डिजीज होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट भी आप मालूम कर लेंगे, और उसके बाद आप मेडिसिन भी बनाना शुरू कर देंगे और इक्विपमेंट्स भी बनाएंगे किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, और इल्यूसिडेट कर देंगे उस एबनॉर्मलिटीज को। इल्यूसिडेट का मतलब होता है क्लियर करना, खत्म करना। थर्ड पॉइंट में ये क्या कह रहा है, देखें, द रिसेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री enabled us to investigate and understand most challenging and fundamental problems of biology and medicines. एग्जाम्पल, हमें पहले ये सवाल जो थे इनके जवाबात नहीं आते थे, लेकिन आज हम हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बायोकेमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, हम रिसेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ये भी सवाल का जवाब कौन देगा? बायोकेमिस्ट्री से पता चला। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल्ड, एंड व्हाट आर द काजेज ऑफ कैंसर, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी। Biochemistry is the only branch of science which answer all these questions properly. So ये देखें कितना इजी है, हम रीड कर रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आप लेक्चर को अच्छे से सुने और रीडिंग मटेरियल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो जाएगा। As we know that living organisms are made up of tissues and cells, while cells are made up of molecules। और आपको पता है मोलिक्यूल्स किस चीज से बने? मोलिक्यूल्स एटम से बने। मोलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स। It means that fundamentally living things or organisms are made up of chemicals, which explains the second postulate of cell theory। इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो केमिकल से बने, मतलब कि लाइफ इज फाउंड या लाइफ इज बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन, मतलब कि जानदार, हर एक जानदार केमिकल से बना है। तो इस पोस्टुलेट को सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी कहा जाता है। ये सेल थ्योरी का पोस्टुलेट क्या है? जब हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब वहां पे मैं आपको सेल थ्योरी की कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा, तो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन केमिकल कंपोजिशन। ये सेकंड इसका पोस्टुलेट है। ये क्या है ये आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू स्टडी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल एंड रिएक्शंस व्हिच कैरी डाउन इन दीस सेल्स टू अंडरस्टैंड द different structures and metabolism of an organisms। आगे जो लेक्चर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल और मेटाबॉलिज्म क्या होती है और कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है किसी भी सेल के अंदर, तो ये हम पढ़ेंगे।